नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आगामी चुनाव को लेकर के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मची हुई है। सभी नेता अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी को लेकर के मैनपुरी के बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अपनी पत्नी डिंपल यादव के पक्ष में रोड शो की अनुमति देने का काम किए थे। उन्होंने रोड शो किया और रोड शो नहीं था बल्कि गुंडई का प्रदर्शन था। न सिर्फ महाराणा प्रताप की जो देश के शौर्य वीर हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर घास की रोटियां खा के भीलों को दबे कुचलों को इकट्ठा करके उन मुगलियों से लड़ने का काम किया, ऐसा बड़ा राष्ट्रभक्त राष्ट्र नायक उसकी मूर्ति पर कल सारा गुंडई करने का काम किया है, तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया है और जो अपमान किया है वो समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त इसको सहन नहीं करेगा। यही नहीं किया, इससे पहले जिस चौराहे से वो निकल के आए वहाँ इनके जो महाराणा प्रताप के जिन्होंने अपना पूरा जीवन भर की कमाई जिन्होंने अर्पित करने की काम की, ऐसे बाबा साहब की मूर्ति पर भी इन लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ करने का काम किया है। जो एक इनका पूरा मैनपुरी का हर चौराहे पर जिस प्रकार से हर समाज के महापुरुषों की मूर्तियाँ लगा करके इसको सभी समाजों को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे इनकी चिढ़ इसी से प्रकट होती है कि जिस दिन डिंपल जी का नामांकन कराने के लिए ये लोग आए थे उस दिन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने भी बहुत भद्दी टिप्पणियां करने का काम किया था और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। और ये प्रायोजित कल अखिलेश जी की और इनके नेताओं की उपस्थिति में जिस तरीके से हमारे शौर्य वीर के प्रतीक, राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रतीक, मुगल साम्राज्य से लड़ने वाले महाराणा प्रताप के खिलाफ उनके अपमान को किया है, उनके साथ जो बर्ताव किया है, उनको तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, ये पूरा देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिलेश माफी भी मांगे और मैं समझता हूँ कि अपने जो चेले चाकुटे जो पालतू हैं उनके जो लगातार गुंडई करने का काम कर रहे हैं, चुनाव में भी यही गुंडई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार इनकी गुंडई पूरा देश और खास रूप से मैनपुरी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको मैनपुरी ने विदाई देने का तय कर लिया है। इसी से बौखलाहट में ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आज यही नहीं, पूरे प्रदेश से जिस तरीके से माहौल आज गर्म है, आलम महाराणा प्रताप का अपमान पूरा देशवासी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हर जिले में धरना प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, हर जिले में आक्रोश हो रहा है और इस चीज को मैं समझता हूँ कि देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। साथ ही साथ कल उन्होंने एक और गिरफ्तार किया है। इस घटना को घटित होने के बाद उन्होंने वीडियो वायरल करके अपने एक कूटनीतिक वीडियो वायरल किया है जिसमें हमारे यादव समाज के भाइयों के विरुद्ध घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। जबकि वास्तविकता यह है कि यादव समाज के साथ साथ सभी समाजों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जो भाजपा को मिल रहा है, तो इन्होंने समाज में विद्रोह फैलाने के लिए, आपसी कटुता फैलाने के लिए छत्तीस समाज को गाली देते हुए दर्शाने हुए यादव समाज को भद्दी गाली देने का काम करा के वीडियो वायरल कर रहे हैं। हम आयोग से मांग भी करेंगे कि इसकी जांच करा के जो भी दोषी हों उनको जेल भेजा जाए, इस फर्जी वीडियो को रोका जाए और ये जो गैमरस जाति आधार पर फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी का हताशा, निराशा और हार की स्थिति में आज अखिलेश यादव बौखला गए। पूरे प्रदेश में इनके सारे परिवारजन आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में इनका परिवार साफ हो रहा है और 80 की 80 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम हो रहा है। इस बौखलाहट में ये इस स्तर तक उतरा है कि समाज में घृणा, वैमनस्यता और आपसी दंगों की स्थिति पैदा करने का काम चुनाव कर रहा है। इसका संज्ञान निश्चित रूप से भारत निर्वाचन आयोग को लेना चाहिए और इस पर कठोर कार्रवाई, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें ताकि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, सब समाज के लोग एक सामाजिक समरसता के साथ सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष तरीके से अपना मतदान कर सके। और जो बौखलाहट दिखा रही है कि गुंडई कल परसों भी निश्चित रूप से पूरे जिले में कराने वाले हैं, इस पर भी भारत निर्वाचन आयोग को कठोर कार्रवाई अभी से करनी पड़ेगी। अंतर मैनपुरी में आपने देखा है कि 2004 में जब इनके सगे भतीजे, इनके भाई धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी थे, सारे
बूथों को लूटने का काम हुआ था और हिंदुस्तान का लोकतंत्र शर्मसार हुआ था कि पूरे लोकसभा का तुरंत मतदान कराने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग को लेना पड़ा था। वही स्थितियां पुनः पैदा करना चाहते हैं, उन स्थितियों से रोका जाए। भारत निर्वाचन आयोग से हम अनुग्रह करेंगे, उन्हें अनुरोध करेंगे कि कठोरतम व्यवस्था करें और ऐसे घृणित वीडियो जारी करने वाले जो यादव और क्षत्रियों के बीच में खाई पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसको रोका जाए और जो भी दोषी हो कठोर कार्रवाई की जाए। वोटर को कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि है बहुत इतना माहौल, क्योंकि शहर की बात थी। देखिए पूरे शहर में जो इनका पुराना चरित्र रहा है, समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि हमेशा यहाँ के लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। वही चरित्र कल मैनपुरी के शहर के अपने रोड शो के प्रदर्शन में शहर की जनता, हमारे मैनपुरी की जनता, मैनपुरी लोकसभा की जनता भयभीत है, पूरी तरह कहने हैं और मैं समझता हूँ इसके लिए कठोर शासन को और भारत निर्वाचन आयोग इस समय तक देख रहा है। भारत निर्वाचन आयोग से हम आग्रह करेंगे कि इस पर कठोर कार्रवाई की है। जिस तरह का वातावरण हमारे कल व्यापारियों को मुकाया गया, खटकाया गया है, गालियाँ दी गई है, आदरणीय योगी जी को गालियाँ दी गई, आदरणीय मोदी जी को खुलेआम गालियाँ दी गई। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को इस दौरान संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। तो आंध्र प्रदेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, रोड शो ये किया गया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ। रामलला के दर्शन के बाद से रोड शो हुआ और रोड शो में सीएम योगी भी शामिल हुए। दरबार पर मत्था टेक रहे हैं। रामेंद्र, हमने देखा कि जब से रामलला के दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जब से 22 जनवरी के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और वो बढ़ता जा रहा है। लगभग एक अनुमानित जो आंकड़े थे वो 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से आए थे कि 2 लाख लोग लगातार दर्शन करते हुए रामलला के नजर आए। ऐसे में आज की अगर हम संख्या बल की बात करें, क्योंकि साफ तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर में रोड शो भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, अब करीब 5 बजे से बंद कर दिया गया है दर्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बाकी मापदंडों के कारण। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी अब रोड शो के जब आप विजुअल देखेंगे तो दोनों सड़कें लबालब भरी है। और यही नहीं, फैजाबाद से लेकर के, जो फैजाबाद पुराना शहर है वहां से लेकर के जो रामपथ है, रामपथ में जिधर से भी मोदी जी को निकलना था वो सारे भरे हुए हैं। सारे जितने होटल हैं वो भरे हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी को भी और राम जी के दर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रोड शो उसको देखने के लिए लोग दीवारों पर चढ़े हैं। महिलाएं छतों और दीवारों पर चढ़ी हुई हैं। तो एक बड़ी संख्या है। इसका आंकड़ा तो मेरा ये मंदिर प्रशासन वो जारी करेगा कितने लोगों ने, लेकिन 1.5 से 2 लाख लोग पर डे देख रहे हैं। आज ये संख्या बड़ी है, बढ़ गई है। और पूरे होटल बुक है, पूरे सड़क बिल्कुल बदला हुआ, पूरी सड़क में कई जगह नहीं है चलने की। क्या है गौरव? बिल्कुल रामेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, कितना भव्य और दिव्य नजारा आज के दिन नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। रामलला का दर्शन और पूजा उन्होंने किया है। और हम जानते हैं कि ये तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए लोगों की भी भीड़ थी और इसी दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। रामलला के दर्शन उन्होंने किए, जिसके बाद से एक भव्य रोड शो भी उन्होंने यहां पर किया। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार यानी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने यहां पर रोड शो किया है और इसी दौरान जो है वो रामलला के दर्शन करने भी पहुंचे। और इसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको देख सकते हैं खुद गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उसके बाद से उन्होंने रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के बाद से भव्य रोड शो भी हुआ और इस रोड शो में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। लेकिन उससे पहले वो दर्शन के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री यहां पर, और उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रोड शो होने से पहले की ये तस्वीरें हैं और सुंदर तस्वीर आप देख सकते हैं। रामलला की मूर्ति उनकी देख सकते हैं, किस तरीके से श्रृंगार उनका किया गया है। और इसी श्रृंगार और भगवान रामलला के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे, वहां पर अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन उन्होंने किए। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचे और यहां पर उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। और इसके बाद आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने एक रोड शो में भाग लिया, यानी बड़ी सभा की, और इसी सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। तो जिस दौरान दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, जिसके बाद से उन्होंने रामलला की आरती उतारी और पूजा करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आज पहुंचे थे वो अयोध्या, और अयोध्या में ये तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से मनमोहक छवि दिख रही है भगवान रामलला की। और इस अलौकिक छवि के दर्शन के लिए हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर रोज दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। दंडवत प्रणाम करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। गर्भगृह की ये सीधे तौर पर तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान चुनावी सभा को भी पीएम मोदी ने संबोधित किया। पहले उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए, गर्भगृह में वो पहुंचे, आरती उतारी, और दर्शन के बाद से उन्होंने एक भव्य रोड शो में प्रतिभाग किया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी यानी एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये रैली रखी गई थी। लोगों को संबोधित भी करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, और इसी दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने भी लोगों को यहाँ पर संबोधित किया, भव्य रोड शो में प्रतिभाग किया। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर प्रभु श्री रामलला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अयोध्या की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनमोहक तस्वीर है भगवान श्री रामलला की, और इस तस्वीर की एक झलक पाने के लिए देश विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रोज लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले रामनवमी को भी आपने मनमोहक तस्वीरें देखी थी, जब सूर्य तिलक भगवान राम के यानी रामलला के मस्तक पर हुआ था। और अब जो है लगातार लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में राजनेता भी पहुंच रहे हैं, और आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे। अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप भगवान रामलला की अलौकिक तस्वीर देख सकते हैं। उनके माथे पर चंदन का लेप लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगा हुआ है, भव्य आभूषणों से और बहुत ही सुंदर वस्त्र से उन्हें सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। और इस अलौकिक छवि को बस एक बार उन्हें देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग देश विदेशों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान से 334 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था भी आजकल भारत पहुंचा हुआ है, और वो भी यहाँ पर अयोध्या में दर्शन करने की इच्छा जता रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान रामलला की एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आज का दिन तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे अयोध्या की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, भगवान रामलला के दर्शन उन्होंने किए। उसके बाद से भव्य रोड शो भी उन्होंने आयोजित किया। दरअसल चुनाव के मद्देनजर लगातार जो है दौरे भी चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में जनसभा आयोजित की गई। जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और अमित शाह ने जनसभा को संबोधित भी किया। उपस्थित इंडिया अलायंस आदर मेजॉरिटी अड़ुतुन्नारु भाई और बहनों, अपना सांसद मैं आज आप सबके सामने भाजपा आंध्र प्रदेश की जनता के सामने जिताड़वानी पूछना चाहता हूँ इंडिया अलायंस वालों को जरा जोर भगवान न करे ऐसा संभव नहीं है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, परंतु भगवान न करे आपको बहुमत मिला। आप सौनो प्रधानमंत्री कौन होगा? लगभग 1 કલાક આવવામાં મારે મોડું થયું। इंडिया अलायंस लड़े दलचुकुन्नानु
మీరు సాబర్కట్రాకి పోతా ఇండియా పోతా అలయన్స్ थोड़ा ఎన్నికైతే समय మీరు ఎప్పటికే ఖాళీ అయిపోయినారు. కానీ మీరు परंतु ఇండియా आज అలయన్స్ नहीं, వస్తే మీలో ప్రధానమంత్రి गुजरात ఎవరనే में విషయాన్ని 7वीं ముందుకు సమాధానం तारीखे చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, मतदान थवानु क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? चूंटनी ఏం समाप्त మిత్రులారా మీరు చెప్పండి, శరద్ పవార్ ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం मुझे ఉందా? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बे चरणना चूंटनीना ममता परिणामों बनर्जी बन सकती है क्या? बे चरण में स्टालिन बन सकते हैं क्या? नरेंद्र भाई उद्धव ठाकरे सेंचुरी बन सकते मारवानु हैं क्या? काम पूरू करी दीधुं। अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूँ, भारतीय जनता हंसना पार्टी मत नो भाइयों, रथ जरा भी खूब मत हंसना। झड़पथी मैं एक और नाम 400 बोलने जाता पार की हूँ, दिशा में। राहुल बाबा बन सकते हैं બીજા क्या? ચરણમાં गुजरात भाई की और 25 बहनों, सीटों चूंटनी इनके साथ प्रधानमंत्री पद का मने कोई पूरेपूरो विश्वास कैंडिडेट ही नहीं है। 25 मैं से आज 25 बताकर सीट जाता पर हूँ, कमर पूरे देश खिली ने तय किया भारतीय है जनता पार्टी कि ना तीसरी उम्मीदवारों, बार मोदी जी को देश का भाइयों प्रधानमंत्री बहनों, बनाना है। మిత్రులారా నేను సమగ్ర కొన్ని పేర్లు దేశ చెప్పాను. ని శరద్ అందరూ పవార్ గారు, ప్రవాస్ మమతా బెనర్జీ గారు కరుచు. అవుతారా అని నేను ప్రశ్నించాను. అక్క కానీ దేశ్ ఇంకోటి అడుగుతున్నాను, మా మీరు అందరూ పూర్వ, నవ్వవద్దు. పశ్చిమ, ఉత్తర, దక్షిణ. రాహుల్ గాంధీకి ప్రధానమంత్రి అయ్యే ఏ అవకాశం దిశమా ఉందా అని జరిగే నేను మిమ్మల్ని దిశమా? అడుగుతున్నాను. కానీ మోదీ, వాళ్ళ ఆశల్ని మోదీ, అడియాశలు మోదీ చేస్తూ అన్నారావు. ఇవాళ దేశంలో సమగ్ర నరేంద్ర దేశ్ మోడీ గారి ప్రభుత్వం ముచ్చటగా మూడోసారి ఏర్పాటు आज కానుంది. लोकप्रियता भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी भाई जी ने को मली प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है इस लोकप्रियता देश को मॉडल सुरक्षित करना। कोई एक మిత్రులారా, राज्य నరేంద్ర మోడీ आपकी గారిని होय, ప్రధానమంత్రిని చేయడం तो అంటే नरेंद्र भाई ఈ దేశాన్ని मुख्यमंत्री సురక్షితంగా ने कहा, ఉంచడం లాంటిది. ત્યારે मोदी આપણા जी को प्रधानमंत्री गुजराती बनाने का मॉडल मतलब आपको है गुजरात आतंकवाद और गुजरात के नक्सलवाद अंदर को समाप्त कर देना। మోదీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడం మోదీ అంటే సాహెబే ఈ దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని, నక్సలిజాన్ని सर्वस्पर्शीय, పూర్తిగా సమాప్తం सर्वसमावेशक చేయడం లాంటిది. मोदी जी को प्रधानमंत्री विकास की बनाने का शुरुआत मतलब करी। है भारत को दुनिया शहर होय में के गामड़ू, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र जंगल होय के बनाना। दरिया మోడీ గారిని किनारों ప్రధానమంత్రిని చేయడం అంటే ఇవాళ పహాడ్ విశ్వంలో హోయ్, భారత్ను మూడవ అతిపెద్ద मैदान, ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలబెట్టడమే. दरेक जगह मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का विकास मतलब पहुंचाने है वाली शुरुआत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाइयों बहनों, మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడం అంటే అహ్మదాబాద్ ఈ వారు దేశంలో ఖాస్ 3 యాద్ కోట్ల రఖవాను. అక్క చెల్లెల్ని లక్షాధికారులుగా తయారు చేయడమే. कांग्रेस मोदी जी को राजदूत तीसरी बार करे, प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है एक बरस के 4 अंदर 6 करोड़ महीना गरीबों સુધી को कर्फ्यू रहतो तो घर देना। మోడీ గారిని నరేంద్ర మూడోసారి భాయ్ ప్రధానమంత్రి చేయడం అంటే ఈ దేశంలో ముఖ్యమంత్రి 4 బనే కోట్ల પછી పేదలకి ఇల్లు આજે నిర్మాణం 23 చేసి વર્ષના ఇవ్వడం. જુવાનિયાને भाई और પૂછીએ बहनों, કે भाई मोदी जी कर्फ्यू को એટલે શું प्रधानमंत्री તો बनाने એને का ખબર જ मतलब ના है હોય કારણ 10 કે करोड़ 23 लोगों को વર્ષની આખા घर में ગુજરાતમાં सूर्य कर्फ्यू घर योजना નાખવાનો से વારો જ मुफ्त નથી बिजली આવ્યો, देना। વારો. మిత్రులారా, నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి సమగ్ర చేయడం అంటే గుజరాత్ని ఈ దేశంలో పేదల ఇళ్లకు 10 కోట్ల మందికి ఉల్లంఘనకి ముక్తి సూర్య करवानु గారి काम పథకం ద్వారా ఉచితంగా આપણા విద్యుత్తుని ఇవ్వడమే. નરેન્દ્ર ભાઈ और मोदी जी को प्रधानमंत्री समग्र बनाने गुजरात का में मतलब है 11 सरहदी करोड़ राज्य किसानों में को 5 साल में दानचोरी मारी 3 लाख करोड़ देश रुपया विरोधी इनके प्रवृत्तियों बैंक अकाउंट में ट्रांसफर बम करना। धड़ाका మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి మళ్ళీ చేయడం అంటే ఇప్పటికే రైతన్నలకు అందిస్తున్న పథకంలో పీఎం కిసాన్ పథకంలో రాబోయే 5 ఏళ్లకు 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లకు వేయడమే. અને આજે મોડલ भाई और બન્યું बहनों, मुझे बताओ મોડલના આધાર પર अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? આતંકવાદ અને మిత్రులారా, మీరు చెప్పండి, రామ మందిరంలో భవ్యమైన అయోధ్యలో భవ్యమైన రామ నరోడా మందిరం వారావు. నిర్మాణం కావాల్సి ఉన్నిందా లేదా? ભાઈઓ બહેનોને ખાસ भाइयों કરી बहनों, જુવાનિયાઓ 70 મને साल बताओ तक भाई एक कांग्रेस આ पार्टी કાશ્મીર ने છે આપણું છે राम કે मंदिर નથી को रोक कर रखा। మిత్రులారా, જોરથી બોલો જરા, 70 હાથ ઉપર సంవత్సరాలకు કરીને పైగా કાશ્મીર આપણું స్వాతంత్రం છે કે వచ్చినట్టు નહીં? ఈ కాంగ్రెస్ అయోధ్యలో దివ్యమైన కాంగ్రెస్ భవ్యమైన నేత రామ మందిర ఖర్గేజీ నిర్మాణం జరగకుండా ఆపింది. आपने स्टेटमेंट मोदी जी કર્યું को दूसरी बार प्रधानमंत्री राजस्थान बनाया। અને ગુજરાત मोदी वालों ने जी ने काश्मीर 5 जोड़े साल શું લેવા? में केस भी जीता, खड़गे भूमि साहेब पूजन भी किया તમે 80 और पार प्राण કરી ગયા। प्रतिष्ठा कर परंतु जय देश श्री वाला राम नहीं कर दिया। మీరు రెండోసారి నరేంద్ర నరోడాను మోడీ గారిని అనే గెలిపిస్తూనే గుజరాత్ను నరేంద్ర మోడీ గారి ఈ కేసు జవాన్ కూడా గెలిచారు, కాశ్మీర్ విగ్రహ మాటే ప్రతిష్ఠ కూడా చేశారు, પોતાનો శ్రీరామ જીવ మందిర આપતા నిర్మాణంలో પણ ప్రాణ નાખ ప్రతిష్ఠ ખચકાય కూడా చేసి એટલું ఈ કાશ્મીર. దేశం ముందు జై శ్రీరామ్ అనే నినాదాన్ని నిలిపారు. और नरेंद्र राहुल भैया, बाबा और जगन गारू 70 दोनों વર્ષથી को राम मंदिर के प्राण कांग्रेस प्रतिष्ठा का
इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? ఇద్దరికి రాహుల్ గాంధీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా ఆహ్వానం పంపడం జరిగింది, కానీ వీళ్ళిద్దరూ రాలేదు. మిత్రులకు చెప్పండి, మీరు అందరూ చెప్పండి, ఏ దివ్య భవ్య రామ మందిర నిర్మాణం జరిగిందో దానికి ఆహ్వానం వచ్చినప్పటికీ కూడా రాకపోయినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకు మీరు ఓటు వేస్తారా? కరెంగే క్యా? చేస్తారా? भाइयों बहनों, मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दिया है। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें आई है। अगली विधानसभा में 33% माताएं होगी, ये मोदी की गारंटी है। అక్క చెల్లెల కోసం, మహిళల కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు లోక్సభలో విధానసభ ఎన్నికల్లో 33% రిజర్వేషన్లు తెచ్చారు. ఇక్కడ అనేక మంది అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో విధానసభలో, పార్లమెంట్ లో మీరు అందరూ కూడా సభ్యులుగా ఉండబోతున్నారు. मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। పేదలకి 80 కోట్ల మంది పేదలకి ఉచితంగా బియ్యం రేషన్ ఇచ్చే పని నరేంద్ర మోడీ గారు చేశారు. 12 करोड़ गरीबों को टॉयलेट देने का काम నరేంద్ర మోదీ जी ने किया है। 12 కోట్ల మంది మహిళలకి మరుగుదొడ్లు నిర్మించే ఇళ్ళ ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టేలాగా నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేశారు. 4 करोड़ गरीबों को खुद का घर दिया है। 4 కోట్ల పేదలకి వాళ్ళ సొంతంగా ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇచ్చారు. 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का गैस दिया है। 10 కోట్ల మహిళలకి ఉజ్వల గ్యాస్ సిలిండర్ లభించింది. 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया है। 14 కోట్ల మంది ఇళ్ళకి మంచినీటి ద్వారా, కుళాయి ద్వారా పరిశుభ్రమైన నీళ్లు అందించే కార్యక్రమం చేపట్టారు. और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भाजपा सरकार 50 కోట్ల పేదలకి 5 లక్షల రూపాయలతో ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద పూర్తి వైద్య సౌకర్యం కల్పించే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రమే చేశారు. भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कोरोना का वैक्सीनेशन आप सभी का दोनों डोज लगा है या नहीं लगा है? కరోనా వ్యాక్సిన్ మీ అందరికీ రెండు డోసులు లభించిందా లేదా? लगा है या नहीं लगा है? भाई जिसको लगा है वो दोनों हाथ उठाइए जरा। ఎవరికైతే లభించిందో వాళ్ళు 2 చేతులు ఎత్తండి, उठाइए जरा, ఎత్తండి. 25 पैसा भी लिए बगैर मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन देकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ఒక్క పావులా కూడా తీసుకోకుండా ఈ దేశంలోని 130 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా కరోనా నుంచి ఈ దేశాన్ని రక్షించే కార్యక్రమాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు చేశారు. नंबर थी आंध्र प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, 5वां नंबर पर चंद्रबाबू जी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मित्रों, तब आंध्र प्रदेश को टॉप पर ले गए थे। आंध्र के विभाजन के बाद भी यहाँ फाउंडेशन डाला, मगर जगन बाबू ने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर से उतार दिया। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిలిపారు. దాని తర్వాత విభజన జరిగిన తర్వాత కూడా గట్టి పునాదులు వేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తే తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ అభివృద్ధి నుంచి దారి మళ్లించి రాష్ట్రాన్ని బెస్ట్ పట్టించారు. डेवलपमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट टॉप है और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट। పూర్తిగా పెట్టుబడులు పూర్తిగా సున్నాయింది, అవినీతి మాత్రం కొండంత అయ్యింది. आंध्र प्रदेश पर 13,50,000 करोड़ का
कर्ज डालने का काम एक जगन बाबू की सरकार ने किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద 13,50,000 కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చి మన తల మీద భారం మోపని ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశారు। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और लैंड माफिया की इंडस्ट्री फुल फ्लेज चल रही है। ఒకవైపు మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిగా గాలికి వదిలేశారు, కానీ భూమాఫియాలు మాత్రం పెట్టేగిపోతున్నాయి। भाई और बहनों, ये वादा खिलाफ है कि जगन सरकार है। आप सरदार पटेल नो डैम अरे మాట ఇచ్చున్నాడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట ఇచ్చున్నాడు। एनो पत्थरों उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। मैं पूछने आया हूँ, लगाया क्या? जन्म पहला शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी। జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చాడు, నేను మద్య నిషేధం తెస్తానని। మిమ్మల్ని నేను అడగదలుచుకున్నాను, ఆయన మద్య నిషేధం తెచ్చాడా? తేకపోగా పైగా మద్యం సిండికేట్ అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడు। आरोग्यश्री योजना को चालू कर दी, मगर पेमेंट नहीं होता है तो सारे लोगों ने आरोग्यश्री के पेशेंट को हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया। ఆరోగ్యశ్రీ ఆర్భాటంగా ప్రారంభమైతే చేశారు, కానీ ఒక్క పైసా నిధులు ఇవ్వలేని కారణంగా పేదలు ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఏ ఆసుపత్రి కూడా అడ్మిషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో కనిపించడం లేదు। भाइयों बहनों, जगन बाबू ने रायलसीमा को इग्नोर किया है। मैं आपको कहने आया हूँ, मोदी जी उत्तर गुजरात और चंद्र बाबू जी को जिता दीजिए। सिर्फ पोलावरम नहीं, हांड्री, नीवा, सुजला, चौथी, बेलीगोंडा और वारिका, ये सभी इरिगेशन स्कीम को हम पूरा करेंगे। జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమలోని పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారు। ఒక అవకాశం లేని కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత तो आंध्र प्रदेश से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।